सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपके एचएमपी संट के बारे में, या एचएमपी जो पाथवे होता है वो किस तरह से होता है। आप सबको पता है बायोकेमिस्ट्री की अपनी सीरीज चल रही है एमएससी के लिए, तो उसके अंदर आज अपना मेन फोकस रहेगा एचएमपी पाथवे के ऊपर। इससे पहले अपन ने क्रेब साइकिल देख लिया था, यूरिया साइकिल देख लिया था, ग्लाइकोलाइसिस देख लिया था। मतलब बायोकेमिस्ट्री को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट्स है उनको अंडरलाइन अपन चलाते रहेंगे साथ साथ में, लेकिन पहले अपन बायोकेमिस्ट्री को देखेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री में आज एचएमपी संट को देख लेते हैं। तो जो आपका एचएमपी पाथवे कि इसकी आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई एचएमपी पाथवे की जरूरत क्यों है अपन को। देखिए आप सबको पता है कि जो एचएमपी पाथवे रहेगा ना, ये देख लीजिए जो आपका क्रेब साइकिल हो गया एंड आपका ग्लाइकोलाइसिस हो गया, उनके अल्टरनेट चलता है, मतलब उनके साथ साथ चलता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जब क्रेब साइकिल चल रहा है, जब आपका मतलब जो क्रेब साइकिल चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी जरूरत का मेन रीजन रहता है एनर्जी। अब देखिए कि जो आपकी जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वहां पे आपका क्या चलता है, क्रेब साइकिल चलता है। आपका जो साइटोप्लाज्म होता है, जो साइटोसोल होता है, उसमें क्या चलता है, आपका ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चलती है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कुछ ऐसी भी तो सेल्स रहेगी ना, जहां पे क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होगी, वो क्या होगी, वहां पे एब्सेंट रहेगी, तो वहां क्रेब साइकिल तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि क्रेब साइकिल कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। तो अब एनर्जी ओनली फॉर किससे मिलेगी, ग्लाइकोलाइसिस से मिलेगी, और ग्लाइकोलाइसिस से मिलती ही नहीं है, क्योंकि 8 से 9 एटीपी के समथिंग मिल जाती है उसे। तो बाकी सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो क्रेब साइकिल से मिलती है। क्रेब साइकिल से ऑलमोस्ट कितने मिल जाती है, ऑलमोस्ट 36-38 एटीपी होती है, वो मिल जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए होता है, एचएमपी पाथवे चाहिए होता है उस पूरी एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए तीनों साइकिल क्या होते हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, ये साथ साथ चलते हैं। तो वो किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहां सिर्फ आपको समझना है, इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जैसे कि आपको सबको पता है कि अपने जितने भी नोट्स रहते हैं सारे के सारे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। तो आपको सिर्फ ये समझना है। एंड बाई चांस टेलीग्राम नहीं है तो आप व्हाट्सएप से ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। तीनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से इजीली आप ज्वाइन है वो हो जाइएगा, कोई भी चार्ज वगैरह नहीं। अब बात करते हैं सबसे पहले एचएमपी जो पाथवे है, ये और किन किन नामों से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाई चांस मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि हेक्सो मोनोफॉस्फेट संट क्या होता है, एचएमपी की फुल फॉर्म होगी कि हेक्सो मोनोफॉस्फेट संट या हेक्सो मोनोफॉस्फेट पाथवे क्या होता है, तो भी आपको यही चीज एक्सप्लेन करनी है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए पेंटोस फॉस्फेट पाथवे क्या होता है, तो भी आपको यही चीज क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। फिर पूछ लिया जाए कि फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे क्या होता है, तो भी आपको यही टॉपिक क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा पूछ लिया जाए वारबर्ग डिकिंसन जो आपका पाथवे होता है वो क्या होता है, तो भी आपको यही एक्सप्लेन करना है। क्यों? क्योंकि जो आपका एचएमपी पाथवे था इसको एक्सप्लेन किसने किया था, आपके वारबर्ग एंड डिकिंस नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने डिस्कवर किया था। इसलिए उनके सम्मान में इस पाथवे को क्या बोला जाता है, वारबर्ग डिकिंस पाथवे बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इन 4 नामों से भी आपको एचएमपी पाथवे पूछा जा सकता है। मेन एचएमपी सेंट या एचएमपी पाथवे आपसे पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये पाथवे कहां पे होता है। अब ये पाथवे आपका कहां होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है या जो साइटोसोल है सेल का, वहां पे ये पाथवे होता है। किस तरह से होता है उस चीज को अपन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अभी बताया कि ये क्या होता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस अपना चलता है, क्रेब साइकिल चलता है, उनके अल्टरनेट चलता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से क्या मिल जाता है अपन को, पाइरुवेट मिल जाता है। ग्लूकोज से क्या मिलता है अपन को, पाइरुवेट मिलता है। वो सारी चीज अपने ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल देख लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चलते चलते क्या हो जाएगा, आपका पाइरुवेट मिल जाएगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, ग्लूकोज से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, तो यहां पे ग्लाइकोलाइसिस में तो क्या होगा, आपका फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यहां अब फ्रक्टोज का नहीं होके आगे अल्टरनेटिव चलने के लिए चलता है। क्यों? क्योंकि आपका क्रेब साइकिल होता है वो वहीं होता है जहां माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जहां एब्सेंट है वहां भी चलना है, वहां भी एनर्जी चाहिए, तो आपका एचएमपी पाथवे वहां अपना रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो फिर क्या होगा कि जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा, ग्लाइकोलाइसिस में तो आगे फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन एचएमपी पाथवे में क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 6 फोस्फोग्लूकेनोलेक्टोन के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जिस एंजाइम की जरूरत रहती है वो आपका कौन सा होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। कौन सा होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। जबकि ग्लूकोज एंड ये जो होता है यहाँ पे हेक्सोकाइनेस भी हो सकता है एंड ग्लूकोकाइनेस भी यहाँ पे एग्जाम है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा।
अब जो आपका 6 फोस्फोग्लूकेनोलेक्टोन है, ये आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 6 फोस्फोग्लूकेनेट में। किसमें हो जाता है? 6 फोस्फोग्लूकेनेट में। यहाँ पे जिस एंजाइम की जरूरत रहेगी वो कौन सा रहेगा? ग्लूकेनोलेक्टोन हाइड्रोलेज। कौन सा एंजाइम रहेगा? यहाँ पे हाइड्रोलेज एंजाइम होगा, उसके द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 6 फोस्फोग्लूकोनेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। अब जो आपका 6 फोस्फोग्लूकोनेट है, ये आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। किसमें हो जाता है? राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। यहाँ पे जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो कौन सा होता है? 6 फोस्फोग्लूकेनेट डिहाइड्रोजनेज। मेन आप डिहाइड्रोजनेज भी लिख सकते हैं, हाइड्रोलेज लिख सकते हैं, डिहाइड्रोजनेज लिख सकते हैं। लिखना चाहे तो ये लिखेंगे तो थोड़े से मार्क्स है वो एग्जामिनर अच्छे देने में खुश हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा? अब यहाँ पे क्या होगा? जो आपका NADPH रहेगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NADH2 में। NHDH में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट, अब देखिए यहां तक की जो प्रोसेस थी ये क्या होती है? सिंगल वे होती है। मतलब यदि एक बार ये बन गया तो वापस इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये बन गया तो ये वापस कन्वर्ट में नहीं हो सकता। लेकिन अब यहां से आगे राइबोलोज 5 फॉस्फेट से आगे की जितनी प्रोसेस है ये वापस क्या हो सकती है? एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, बोले तो एक दूसरे की आइसोमर्स हो सकती है। अब जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट रहेगा ये आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दो पार्ट्स के अंदर टूट जाएगा, दो भाग के अंदर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। एक तो क्या होगा? राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर, एक जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट था, अब यहाँ पे इसके कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल। आपको याद रखना 2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है, 5 से देखिए आगे कितने हो गए? 10 कार्बन हो गए, 10 हो गए मतलब। तो आपको याद रखना है कि 2 मॉलिक्यूल है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो यहाँ पे जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट था ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर खुद का ही क्या बना लेगा? एक दूसरे का आइसोमर हो जाएगा। तो आइसोमरिक इरेज के द्वारा क्या होगा? ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही एक एंजाइम इपिमेरेज होगा, वो क्या करेगा? राइबोलोज 5 फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। अब फिर जो आपके राइबोज 5 फॉस्फेट है एंड जाइलोज 5 फॉस्फेट है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 2 पार्ट्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। कितने कितने का करेंगे? 5 कार्बन इसके, 5 कार्बन इसके, 10 है, तो ये 10 कार्बन युक्त कंपाउंड बनाएंगे, जिसका नाम रहेगा, एक तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। किसमें? ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड एक सूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों ट्रांस कीटोलेज एंजाइम के द्वारा प्रेजेंस की उपस्थिति में क्या होंगे? इन दोनों के अंदर क्या हो जाएंगे? जो आपका ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये दोनों मिलके क्या होंगे? ट्रांस एल्डोलेज जो एंजाइम रहेगा उसके प्रेजेंस के अंदर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। किस किस में हो जाते हैं? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या रहेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को क्या कर देंगे? यही छोड़ देते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट रहेगा आपकी ग्लाइकोलाइसिस वाले प्रोसेस के अंदर चला जाएगा। क्योंकि अपन ने बात की थी ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, तो ये वहां चला जाएगा, इसको अपन छोड़ देते हैं। लेकिन क्या होगा कि अब जो आपका इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट रहेगा एंड यहाँ पे अपन ने बात की थी कि जाइलुलोज के 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट रहेगा, ये जाइलुलोज एंड आपका ये इरिथ्रोज क्या होंगे? ये जाइलुलोज एंड ये आपका ये इरिथ्रोज, ये दोनों के दोनों मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इस जाइलुलोज 5 फॉस्फेट को क्या कर दिया? यहाँ पे लिख दिया। ये दोनों मिलके क्या होंगे? किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कहाँ चला जाता है? आपके ग्लाइकोलाइसिस वाले प्रोसेस के अंदर चला जाता है, मतलब वहां चला जाता है। और फिर ये क्या होगा? ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वहां भी चला जाएगा और थोड़ा बहुत कुछ बचेगा, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या होगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों चांसेस है, यहां से भी जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है या तो ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा या वापस ये टूट के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम टू सेम ये की चीज यहाँ पे रहेगी। तो ये साइकिल क्या होता है? मेन इस साइकिल का मकसद रहता है एटीपी को जनरेट करना। क्यों? क्योंकि जिस सेल के जिस पार्ट के अंदर, मतलब जहां पे सेल है वहां पे कुछ ऐसी भी सेल्स है जहां पे माइटोकॉन्ड्रियास क्या रहेगी? अब्सेंट रहेगी। तो उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए क्या होता है कि आपका एचएमपी पाथवे चलता है। तो चलिए देखते हैं इससे अपन को कितनी एनर्जी मिलती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि साइकिल कैसा, एक दो बार आप फिर से देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये साइकिल किस फॉर्म में चलता है। ये साइड में आपको मैंने एकदम चार्ट बना रखा है जो आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे एक दूसरे के आइसोमर होते हैं।
चलिए अब बात करते हैं इसकी एनर्जी बैलेंस शीट की, कि इससे अपन को कितनी है, मतलब एचएमपी पाथवे अपन ने चलाया तो इससे कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा अपन को मिली। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले तो जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फो ग्लूकेनोलेक्टोज में कन्वर्ट हो रहा था, तो उस समय क्या मिल रही थी अपन को, NADPH मिल रही थी। तो याद रखना NADPH का एक जो मोलिक्यूल होता है उससे अपन को कितनी एनर्जी मिलती है, 3 ATP मिलती है। तो यहाँ पे कितनी मिल रही है, 3 ATP मिल रही है जब ये क्या हो रहा है, इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक ऐसे ही 6 फॉस्फोग्लूकेनेट है, ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तब भी क्या फॉर्मेशन हो, NADPH का हो रहा है। तो एक NADPH कितने में होगी, 3 ATP का फॉर्मेशन करेगी। तो ये जब इसमें कन्वर्ट हो रहा है तब भी अपन को कितनी मिल रही है, 3 ATP मिल रही है। तो टोटल अपन को इस पाथवे से कितनी मिल रही है, 6 ATP मिली, लेकिन 6 तो वही बहुत कम है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, सिंगल मॉलिक्यूल की बात की अपन ने, कितने की क्या की है कि जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के सिंगल मॉलिक्यूल से क्या बना है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना है, तब अपन को ओनली फॉर 6 ATP मिली। कितनी मिली है, 6 मिली है। लेकिन यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसके मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है, 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल क्या है, इसके प्रेजेंट है। तो इस ATP को क्या कर देंगे, 6 से इंटू कर देंगे, मतलब ये पूरी प्रोसेस क्या होगी, 6 बार होगी। तो 6 बार हो रही है तो 6 इंटू 6 कितने होते हैं, 36। ऑलमोस्ट जितनी क्रेब साइकिल के अंदर मिलती है उतनी ATP क्या मिल जाती है अपन को, HMP शंट पाथवे से मिल जाती है। इसलिए पाथवे क्या होता है, आपके अल्टरनेट चलता है, क्रेब साइकिल बोले तो जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल अपन बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस इनके इक्वल चलता है। इसलिए क्या होता है, इस पाथवे को HMP शंट पाथवे बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेक्सो मोनोफॉस्फेट शंट रहता है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कंप्लीट आपके MSc सेमेस्टर के लेक्चर्स हैं, उसके नोट्स हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।